हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कास्ट क्लासेस। आई एम योर टीचर विपिन चौहान। तो बच्चों, काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो नहीं आई है, उसके लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड बट अब हम कंटिन्यू डालेंगे क्लासेस। ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर गया था उसके लिए बिल्कुल सॉरी। ओके, तो बात स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या कर रहे हैं कि हमारे जो इंग्लिश के जितने भी वीडियोज़ हैं, जो भी आपने वीडियोज़ देखी हैं, उसके बाद आज जो ये वीडियो डलेगी इससे आप बिल्कुल कंटिन्यू करते रहना। डेली आपको वीडियो मिलेगी। टाइम आपको पता है, शाम को या दोपहर जो बोलते हैं 3:15 बजे 3:15 पर आपको इंग्लिश का लेक्चर मिल जाएगा। एसएससी सीएसएचएल की 15th लास्ट डेट है। जिसने फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, 12th के बाद जो भी बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो एसएससी सीएचएल बहुत अच्छा एग्जाम है जिसको आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। सिर्फ एक एग्जाम उसके अंदर होगा, उसके बाद सीधा एक डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें इंग्लिश आती है, फिर टाइपिंग टेस्ट। बहुत अच्छी जॉब है बच्चों, उसमें आप कोशिश करो। इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है उसके अंदर, इंग्लिश का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें। और उसको करने के बाद आप फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा शायद सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है। आना तो 6 दिसंबर को चाहिए था, पर शायद 4-5 तारीख, तो 4-5 दिनों में फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एसएससी सीजीएल आपको पता है 250 मार्क्स की इंग्लिश आती है। उसके लिए आप यहाँ पे पढ़ते रहो। कंप्लीट कोर्स आपको कास्ट क्लासेस चैनल के ऊपर मिलेगा। हर वीडियो, हर कॉन्सेप्ट, जितना भी इंग्लिश के अंदर हम जा सकते हैं घुसेंगे। कंप्लीट इंग्लिश पूरे यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको करनी है। हालांकि बहुत वीडियोज हैं यूट्यूब पे, कहीं आपको नाउन मिल जाता है, कहीं आपको प्रोनाउंस मिल जाते हैं, कहीं आपको वर्ब मिल जाते हैं। नहीं, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। एक एक वीडियो आएंगे आपके पास, एक एक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, एक एक चीज़ इंग्लिश की आएंगे, एक एक प्रैक्टिस सेट्स आएंगे कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे सोल्व करने हैं। वोकैब्स आपको बड़े दमदार मिलेंगे, जो वर्ड्स आते हैं हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक बात सुनना कि मेरा पढ़ाने का तरीका है एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। मैं आपको जीनियस नहीं बनाऊंगा इंग्लिश में। मैं ना आपको ये कहूँगा कि आप बहुत बड़े जीनियस और बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे इंग्लिश के अंदर। नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम में आता है। हाँ, और आप लोग एक दिन खुद कहोगे सर डेफिनेटली जो पढ़ाया वो आया आपने। ठीक है, कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं टेंस में भी एग्जाम्पल में ऐसे लगाऊंगा कि एग्जाम से उठा के क्वेश्चन आए हैं जैसे कि, बिल्कुल। ठीक है बात। तो ओके, अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बात क्या है बच्चों, प्रेपोजिशन टॉपिक कर रहे हैं। जो पुरानी वीडियोज हैं सब देख रहे होंगे आप। तो नेक्स्ट वीडियो आज हमारी प्रेपोजिशन का 5th लेक्चर होगा। इसको मैं आपको समझाता हूं क्या है प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन का पार्ट 5 लिख रहा हूं बच्चों में, ठीक है, क्योंकि वीडियो 5th वीडियो प्रेपोजिशन की। ऑलराइट, ओके, सो स्टार्ट नाउ। प्रेपोजिशन बच्चों क्या होता है सब पहले वीडियो में देख लेना। क्या क्या प्रेपोजिशंस मैंने आपको कराए हैं वो भी तो 3 वीडियो और है, उसके बारे में देख लेना। आज मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा प्रेपोजिशंस के। एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं है वो, प्रेपोजिशन के बारे में आपकी क्या अप्रोच होगी जब आप प्रेपोजिशन टॉपिक लेंगे। एक मिनट बाद दोबारा ये कि प्रेपोजिशन, दोबारा हाँ बच्चों, प्रेपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश आती है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंडिस्पेंसेबल, सबसे पाइवॉट, सबसे साइनेश्योर रहता है हमेशा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 25 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो 5-6 नंबर की इंग्लिश में से प्रपोजिशन आएंगे। आपके ग्राम सचिव का एग्जाम है, हरियाणा रीजनल एग्जाम जो है, उसको भी अगर आप कर रहे हो तो पहला टॉपिक यहीं आ जाना, प्रपोजिशन आ जाना। हालांकि जब भी आपका बच्चों जैसे ग्राम सचिव का एग्जाम आने वाला है, उस दिन एग्जाम से 1 दिन या 2 दिन पहले मैं आपको 2-3 घंटे लाइव क्लास दूंगा। उसके अंदर जितने भी टेंस से क्वेश्चन, प्रपोजिशन से क्वेश्चन, आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, बस वो क्लास जरूर देख लेना आप लोग। तो क्लास में आपको मैं सब कुछ बता दूंगा क्या आना है, उसके लिए आप बिल्कुल पढ़ लेना। 10-5 नंबर की जो भी इंग्लिश उसमें आएगी वो आपको कवर हो जाएगी। हालांकि और बच्चों, सीजीएल स्टूडेंट्स, बैंकिंग स्टूडेंट्स, सीएसएचएल स्टूडेंट्स या जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए आज वाले। प्रपोजिशन क्या है भाई, कैसे, कितने टाइप के प्रपोजिशंस होते हैं। प्रपोजिशन बताया मैंने आपको, ठीक है, इन, इनटू वगैरह ये वर्ड्स है। अब मैं आपको बताता हूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। टाइप्स का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बताऊंगा पोजीशन बेस्ड प्रपोजिशन, डायरेक्शन बेस्ड प्रपोजिशन, नहीं। आपको कैसे पढ़ने हैं, हम प्रपोजिशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप एक बार समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी, यहाँ पे सेकंड आएगा और वहाँ पे थर्ड आएगा। तीनों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप प्रपोजिशन पढ़ेंगे। पहली जो कैटेगरी है इसको मैं बोल देता हूं बच्चों पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन। क्या बोला मैंने, एक बार बोल देना, पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन।
या डायरेक्शन बेस्ड भी बोल सकते हैं। कई प्रीपोजिशन होते हैं जो डायरेक्शंस बताते हैं। पहली कैटेगरी में आता है पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन। इसका क्या मतलब है बच्चों, यहां से मैंने बोला बिल्कुल बेसिक लेवल, मैं इसको बोल सकता हूं बिल्कुल बेसिक लेवल, यानी कि जब भी आप प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि सर जो ये प्रीपोजिशन है बिल्कुल बेसिक वाले वो क्या है। समझाता हूं कैसे, मतलब पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशंस क्या हैं। मैंने आपको बताया कि सर एक वर्ड होता है इन और दूसरा वर्ड होता है इनटू, ठीक है। ये पहले तो आप इन का मतलब, जैसे मैंने बोला इनको हिंदी में मे बोलते हैं, इनटू को भी मे बोलते हैं, के अंदर जो भी बोलते हैं एक्स वाई जेड, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। हिंदी में नहीं, उसका एक्चुअली मतलब क्या है बता चुका हूं मैं आपको ये पहले वीडियो में कि इन का मतलब सर एट रेस्ट स्टैटिक और इनटू का मतलब इन मोशन। तो ये बेसिक प्रीपोजिशंस होते हैं जो क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। पहले इनसे स्टार्ट करेंगे, इन और इनटू को कंपेयर करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया आपको अंडर और बिलो, है ना, के नीचे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले छोटी छोटी बातें सीखेंगे तभी तो बात समझ में आएगी। ये प्रीपोजिशन बेसिक हैं अपने। सेकंड थर्ड लिखा मैंने बच्चों, ऑन कब आएगा, ओवर कब आएगा, अपॉन कब आएगा, अबव कब आएगा, ठीक है। पहले इन चारों को मैं कंपैरिजन करेंगे यार। ऑन का मतलब ऊपर, ओवर का मतलब ऊपर, अबव का मतलब ऊपर, अपॉन का मतलब ऊपर, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो इन चारों में क्या कंपैरिजन होगा ये सब अपन करने वाले हैं। फोर्थ मैंने लिखा बच्चों विद, एक तो विद साथ वाला होता है लेकिन यहाँ पे हम विद और बाय में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। उसी के साथ फिर हम एक अगेंस्ट भी देख लेंगे, अलग अलग प्रीपोजिशन है, ठीक है, देखना। फिफ्थ मैंने लिखा कि भाई एट कब आएगा। सिक्स्थ मैंने लिखा कि भाई और प्रीपोजिशन कौन सा हो गया अपना, सिंस कब आएगा, फॉर कब आएगा, ठीक है। सेवंथ मैंने लिखा है बच्चों, पहले तो ये प्रीपोजिशन आप कंप्लीट करिए, बिसाइड कब आएगा, बिसाइड्स कब आएगा, समझ रहे हैं बात। एट्थ मैंने लिखा है बच्चों फ्रॉम कब आएगा, और फिर टू प्रीपोजिशन कब आएगा, ध्यान से समझते रहना। इन, इनटू, अंडर, बिलो, ऑन, ओवर, अपॉन, अबव, विद, बाय, अगेंस्ट, एट, सिंस, फॉर, बिसाइड, बिसाइड्स, फ्रॉम, टू, ठीक है। और एक बार दोबारा से बाय, ये अलग बाय होगा, इसको भी हमें करना है। बहुत प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दिख रहा है सबको, अलोंग विद ना, अलोंग विद कब आएगा भाई, समझ रहे हैं बात। अगेंस्ट हो गया, एक अगेंस्ट और होता है, दोनों में मैंने एक ही में एडजस्ट कर दिया। अलोंग विद कब आएगा, ईटीसी लगा देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं 20-25 वर्ड तो ये हो गए और भी हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। बात है पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशंस। कभी भी प्रीपोजिशन पढ़ें तो सबसे पहले चीज़ है आपको बेसिक प्रीपोजिशंस आनी चाहिए। पहले पता तो होना चाहिए कि इन और इनटू में कंपैरिजन में डिफरेंस क्या है, विद और बाय में डिफरेंस क्या है, अंडर और बिलो में डिफरेंस क्या है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया अंडर का मतलब होता है कि सब कुछ भी चीज़ जब हिडन हो या कवर्ड हो, ठीक है, तो अंडर आता है, लेकिन जब नॉर्मल हम कंपेयर करेंगे तो बिलो आता है। कराऊँ कुछ तो करा चुका हूँ मैं, कुछ और कराऊंगा। सिंस फोर बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस फोर। अलोंग विद बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम और टू बताऊंगा, बाय दोबारा कराएंगे, ऑन, ओवर, अपॉन, अबव कराएंगे आपको अभी सब, एट प्रीपोजिशन आपको कराऊंगा। तो पहले तो प्रीपोजिशन जब स्टार्ट करेंगे तो बेसिक प्रीपोजिशन पे चलो, बेसिक प्रीपोजिशन पता होना चाहिए, ठीक है सर। कर लिया हमने बेसिक, मैं ही कराऊंगा आपको, बता दिया मैंने बेसिक, ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा। अब क्या करना है, सीजीएल में तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं कि सर इन कब आएगा, इनटू कब आएगा, हालांकि आते हैं, उसमें भी अलग अलग बातें हैं। अब आते हैं सेकंड की तरफ, किसकी तरफ आते हैं, सेकंड। इसमें क्या है बच्चों, बेसिक लेवल से मैंने आपको समझाया था कि हल्का सा लेवल को हम एक नॉच हायर लेके जाएंगे। सेकंड वाला जो आएगा, सेकंड में सेक्शन में हमें करना है सर फिक्स्ड प्रीपोजिशन। सुनना मेरी बात, क्या करना है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा लेवल हाई करेंगे। नॉर्मल पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन मैंने यहाँ पे कराया आपको, ठीक है। सेकंड पे क्या है हमारे पास, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, कैसे सर फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इन और इनटू बता दिया आपने, एट ऑन बता दिया, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस क्या है, रटने पड़ेंगे क्या, अभी बता देते हैं क्या है। मैंने मान लो इधर मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, थर्ड लेवल पे बाद में आएंगे, पहले एक एग्जाम्पल लिखा कि ही congratulated me डैश माई सक्सेस। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको सबको, ही congratulated me डैश माई सक्सेस। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो, सॉरी, ठीक है।
ये क्वेश्चन है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, उसने मुझे मेरी सक्सेस पे मुझे बधाई दी। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए, इस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी टू माई सक्सेस, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ओवर माई सक्सेस, या ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखना। उसने मुझे मेरी सक्सेस पे बधाई दी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। आपको मैं मौका देता हूं, आप मुझे बताइए क्या प्रिपोजिशन आ सकता है इसके अंदर। क्या लगा सकते हैं आप इसके अंदर, बताइए। ना बताओ, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? चलिए, टू आएगा, ऑन आएगा, कि ओवर आएगा, कि फॉर आएगा? क्लियर है? चलो मैं पहले बताता हूँ बच्चों। इसमें जब मैं ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ तो आधे बच्चे बोलते हैं सर कॉन्ग्रेचुलेटेड टू माई सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस, कोई ओवर बताता है, कोई ऑन बताता है। मैं आपको पहले तो बता देता हूँ, इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। क्या आएगा? ऑन। कैसे पता चला सर? ऑन का मतलब तो के ऊपर होता है। मैंने यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे जो ये ऑन है इसका मतलब तो के ऊपर है, होता है ना, नॉट टच, सॉरी टचिंग सरफेस वाला। ऑन के ऐसा नहीं है कि पूरी इंग्लिश में ऑन सेम ही रहेगा। जब ऑन एक पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन होता है तो ऑन का मतलब होता है सर के ऊपर। जैसे कि मान लो ये कोई सरफेस है, यहाँ पे मैंने कोई ये रखा पेन, तो दिस पेन इज ऑन द, ये टेबल मान लो, दिस पेन इज ऑन द टेबल, वो ऑन होता है एक तो पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन, लेकिन वो अलग ऑन है और ये अलग ऑन है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सर कॉन्ग्रेचुलेट के बाद, किसके बाद? कॉन्ग्रेचुलेट के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमेशा ऑन आता है। हालांकि टू भी आता है, वो बात अलग है। कॉन्ग्रेचुलेट टू और कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट टू अ पर्सन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन अ थिंग। बात ये है कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन आया, ये होते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो आपको पता होने चाहिए। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। समझ में आ रही है? अब आप लोग इतना पता करेंगे सर ये ऑन है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ ये बच्चों की चीज़ है के ऊपर। अरे बच्चों के नहीं है, आते आपके एग्जाम में वो ऑन भी आता है, लेकिन अगर थोड़ा सा हाई लेके चलते हैं, थोड़ा सा नॉच हायर लेके चलते हैं तो ऑन यहाँ भी आता है, ये ऑन के ऊपर नहीं है। आप इसका हिंदी का ऐसे बनाएंगे कि ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने मेरे ऊपर बैठ के मुझे बधाई दी। अरे भाई ऐसा कुछ मत सोचना, इंग्लिश है ये, अलग अलग प्रिपोजिशन है, सारी नॉलेज लीजिए। फिक्स प्रिपोजिशंस अलग होते हैं और जो अपने पोजीशन बेस्ड और डायरेक्शन बेस्ड प्रिपोजिशंस होते हैं ये अलग होते हैं। वो ऑन अलग है, ये ऑन अलग है। बात समझ में आ रही है? आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेट के बाद क्या आएगा? ऑन आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो एक सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे लिखा मैंने, सेकेंड सेंटेंस लिखा कि यू मस्ट अवेल योर सेल्फ डैश एवरी अपॉर्चुनिटी, या एवरी अपॉर्चुनिटी, चलो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। यू मस्ट अवेल योर सेल्फ एवरी चांसेस, ठीक है। यू मस्ट अवेल योर सेल्फ डैश एवरी चांसेस, मतलब अब एक नया वर्ड फिर आया, फिर से मैंने मान लिया यही सब प्रिपोजिशन ऑप्शंस हैं, बस एक यहाँ पे मैंने सी पे ऑफ लगा दिया कि सर कौन सा आएगा, ठीक है। यू मस्ट अवेल डैश योर सेल्फ एवरी चांसेस, आपको हर चांसेस का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर आपको पता है तो फिल कराओगे, नहीं पता है तो बस दिमाग में खुजली करते रह जाओगे कि सर ये क्या आया। आपको पता होना चाहिए वर्ड है जैसे हमारा अवेल, क्या है वर्ड? अवेल। एक तो ये बहुत अच्छे वर्ड है। अवेल के साथ फिक्स प्रिपोजिशन क्या आती है सर? अवेल ऑफ। क्या आता है? अवेल ऑफ। बात समझ में आ रही है? अवेल ऑफ का मतलब होता है का फायदा उठाना। क्या होता है? का फायदा उठाना या का लाभ उठाना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का मतलब होता है पर बधाई देना। क्या होता है? पर बधाई देना। बात समझ में आ रही है? ये फिक्स्ड प्रिपोजिशंस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स आपको याद करने पड़ेंगे इसके लिए। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं एग्जाम में। मैं आपको सबका बता दूंगा कौन से एग्जाम में ये ज़्यादा आते हैं पोजीशन बेस्ड, कौन से एग्जाम में सीजीएल वगैरह कर रहे हो तो ये ज़्यादा आएंगे। क्या? फिक्स्ड प्रिपोजिशंस, ठीक है। एक तीसरा सेक्शन भी आएगा, वो भी 2 मिनट के लिए वेट करिए। जैसे कि बहुत सारे वर्ड हैं। एक मैंने यहाँ पे तो योरसेल्फ के बाद यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? ऑफ प्रिपोजिशन फिल करना पड़ेगा। एक मैंने लिखा he is proficient डैश क्रिकेट, ठीक है। वो क्रिकेट में बहुत प्रोफिशिएंट है। अब आपको अगर वर्ड का मतलब पता चलेगा
वो कैब आपको पता चलेगी तब तो आप भर देंगे, फिल कर देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ही इज प्रोफिशिएंट टू क्रिकेट, ही इज प्रोफिशिएंट ओवर क्रिकेट, ही इज प्रोफिशिएंट इन क्रिकेट, या ही इज प्रोफिशिएंट ऑफ क्रिकेट, ऐसे कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं आपके सामने। पर बच्चों अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो हर एक वर्ड की नॉलेज करेंगे, हर एक वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, हर एक वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कब आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन है बच्चों। एक बार वर्ड बोलिए मेरे साथ, प्रोफिशिएंट। बोलना क्या है? प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों क्या? आप सिंपल वर्ड बोलना बंद करिए अब। आई एम वेरी टैलेंटेड इन क्रिकेट। अरे टैलेंटेड सबको पता है क्या मतलब होता है। व्हाट डू यू हैव टू से? यू विल स्पीक आई एम वेरी प्रोफिशिएंट इन क्रिकेट। आप क्या बोलेंगे? सर मैं क्रिकेट में बहुत प्रोफिशिएंट हूँ। प्रोफिशिएंट वर्ड का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में, वैसे टैलेंटेड होता है, स्किल्ड है। प्रोफिशिएंट मतलब बहुत काबिल है, निपुण, आप समझते हैं ना, निपुण है, टैलेंटेड है। तो बच्चों प्रोफिशिएंट के साथ प्रपोजिशन हमेशा क्या आता है? इन आता है। इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब इंपॉर्टेंट वर्ड से ध्यान रखना। बोलो प्रोफिशिएंट इन, बोलो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ठीक है, बोलो अवेल ऑफ, ठीक है बात। अच्छा ऐसे ही ये वर्ड भी याद आ जाएगा। फिर बोलो एक बार एडेप्ट। एडेप्ट एक वर्ड है ना, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब भी टैलेंटेड ही होता है। एडेप्ट के साथ भी क्या आएगा? इन। ये तीनों सेम वर्ड है। प्रोफिशिएंट बोलो, एडिप्ट बोलो, टैलेंटेड बोलो, या स्किल्ड बोलो। क्या बोलेंगे? स्किल्ड इन क्रिकेट। तो बच्चों अगर हमें पता होगा कि इनके साथ ये आता है तब तो हम फिल कर पाएंगे, अदरवाइज हम भी सिर्फ कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सोचते रह जाएंगे यार यहाँ पे क्या आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक वर्ड नहीं है भाई ऐसे। अब मैंने बोला रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल का क्या आएगा? मैंने वैसे ही बोल दिया। कितने एग्जाम्पल लिखो, ये सबके आपको मैं कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैंने बोला यू आर रेस्पॉन्सिबल डैश दिस, तुम इस चीज़ के जिम्मेदार हो। तो आप क्या ऑप्शन लेंगे? यू आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ दिस, यू आर रेस्पॉन्सिबल टू दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल इन दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये तो बता दोगे आप शायद। हाँ, रेस्पॉन्सिबल फॉर, के लिए जिम्मेदार होना। क्या बोला? के लिए जिम्मेदार होना, ठीक है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। बोलो यस और नो, आर यू गेटिंग? यस और नो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे ही कि आपको मैंने एक बार बताया था लिव के बारे में ना, लिव के बाद इन आता है, ऑन कब आता है, वो सब फिक्स प्रिपोजिशंस ही हैं। अब जैसे मैंने वो वर्ड लिख दिया बच्चों, एक्विट या कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है भाई? मैंने बोला ना संजय दत्त हैज़ गॉट कन्विक्टेड इन दैट केस, इन इलीगल वेपन पोजेसिंग केस। तो संजय दत्त उस केस में कन्विक्ट हो गया है, उस केस में कन्विक्ट हो गया है। हालांकि हिंदी से ही रिलेट करते हैं, उस केस में कन्विक्ट हो गया। कन्विक्ट का मतलब दोषी साबित होना, फाउंड गिल्टी ऑफ समथिंग। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कन्विक्ट के साथ ऑफ आता है, सॉरी इन लगा रहा था मैं, कन्विक्ट ऑफ। इन मत बोलना। अब हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो वो उस केस में दोषी हो गया है ना, आप कन्विक्ट इन नहीं बोलो, कन्विक्ट ऑफ। ही इज कन्विक्ट ऑफ दैट केस। समझ में आ रहा है? ही इज कन्विक्ट ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ वेपन्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप करके कन्विक्ट ऑफ, का दोषी होना, उसके का दोषी होना। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही एक वर्ड लिखा मैंने एक्विट। एक्विट का मतलब भाई सलमान खान बरी हो गया हिट एंड रन केस से, सलमान खान हैज एक्विट। क्या बोलेंगे? सलमान खान हैज एक्विटेड। एक्विट के साथ प्रिपोजिशन क्या आएगा? एक्विट ऑफ। बात समझ में आ रही है ना, से बरी होना। अब आप लोग ऐसे ही दिमाग लगाते रह जाते हो अगर ये क्लास नहीं लोगे कि सर ऑफ का मतलब का होगा कि ऑफ का मतलब से होगा। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन प्रपोजिशन को हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ऑफ का मतलब का या से है। इन प्रपोजिशन को आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फिक्स प्रपोजिशंस की नॉलेज होनी चाहिए। कैसे नॉलेज होगी वो मैं आपको सब प्रैक्टिस कराऊंगा। जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स में करते हैं उतना फिक्स प्रपोजिशंस की भी करनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं। आप देखो दुनिया में वर्ड्स की कमी नहीं है, अनलिमिटेड वर्ड्स आर देयर, हमें पता है कि है ना, इंग्लिश में वर्ड्स बहुत होते हैं, लेकिन सभी वर्ड्स को तो हम नहीं कर सकते ना। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। तो कुछ 300 से 400 फिक्स प्रिपोजिशंस मैं आपको क्लास में कराऊंगा, उनको ही पढ़ के चले जाना। अब सभी वर्ड्स को तो कोई भी नहीं कर सकता कि सर कितने वर्ड्स का आ जाए, पता नहीं क्या आ जाए, पर कुछ ही लिमिटेड वर्ड्स हैं, वही एग्जाम में घुमा फिरा के आते रहते हैं। वो उनमें से कुछ तो ये रहे। बोलो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, बोलो अवेल ऑफ, बोलो रेस्पॉन्सिबल फॉर, बोलो एक्विट ऑफ, बोलो कन्विक्ट ऑफ, बोलो प्रोफिशिएंट इन, बोलो एडिप्ट इन, बोलो स्किल्ड इन। और भी बहुत प्रिपोजिशन है, ऐसा नहीं है यही है। जैसे कि मैंने बोला आवर्स, आवर्स टू, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। क्या है वर्ड? आवर्स टू। आवर्स का मतलब किसी की बुराई करना या डिसलाइक करना किसी को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देता हूँ, अलग है कन्फाइन टू। अरे है ना, ये वर्ड है कन्फाइन टू, मतलब से प्रतिबंध, टू रिस्ट्रिक्ट ऑफ समथिंग, किसी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, कन्फाइन टू कैद होना। अब ये लिमिटेड वर्ड्स तो है नहीं, ऐसे अनलिमिटेड वर्ड हैं, पर आपको क्या समझ में आया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस?
मैं पोजीशन डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बांट रहा हूँ प्रीपोजिशन को कैसे पढ़ना है आपको। मैं बता रहा हूँ प्रीपोजिशंस के क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या क्या लेवल होते हैं। पहली बात करी हमने बेसिक लेवल की। बेसिक लेवल में प्रीपोजिशंस आता है सर फिक्स्ड पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशन, जो ये रहे। प्रीपोजिशन की जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, पहले पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, अरे पहले ये तो पता करो, ये भी एग्जाम में आते हैं। लेकिन जब आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है तो आप करेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। समझ में आई मेरी बात? ओके। ये जो ऑन है और ये जो ऑन है, ये दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे ऑफ और अलग होगा, यहाँ पे ऑफ अलग होगा। ठीक है बात? तो आपको ये वर्ड्स आना चाहिए। प्रोफिशिएंट इन होना चाहिए, अवर्स टू होना चाहिए, कन्फाइंड टू होना चाहिए, एक्वेट ऑफ होना चाहिए, कन्विक्ट ऑफ होना चाहिए। बात समझ में आ रही? बेस्टोर्ड विद होना चाहिए, कन्फर्म विद होना चाहिए, कंसल्ट विद होना चाहिए, सेटिस्फाइड विद होना चाहिए, बिलीव इन होना चाहिए, बिजी, आई एम वेरी बिजी इन माई वर्क। अरे नहीं भैया, इन नहीं होता, हम बिजी विद भी होता है। ठीक है, बिजी विद। अब आप बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत सिली मिस्टेक करेंगे अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी तो। क्लियर है? यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? ऑल राइट देन, सो विल मूव फॉरवर्ड नाउ। फिक्स प्रीपोजिशंस के बारे में समझ में आया। ऐसे अनलिमिटेड वर्ड करने हैं, मैं यहाँ पे ETC बोल रहा हूँ, एटसेट्रा। ओके ओके। नाउ ये क्वेश्चंस आपको कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब थर्ड लेवल प्रीपोजिशंस की बात करते हैं। ठीक है, तो दो प्रीपोजिशंस हैं क्लास में। फिलहाल मैंने यहाँ पे आप में से कुछ ही कराए हैं और बाकी कुछ बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रीपोजिशन में करना क्या क्या है। ये फिर फिक्स प्रीपोजिशन है, ये अनलिमिटेड है, जिसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन से करेंगे। इतने क्वेश्चन सेट करेंगे, इतने क्वेश्चन सेट करेंगे कि इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आने दो। एक अच्छा वर्ड भी सीखेंगे, कन्फाइन का मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वोकैब तो होगी ही होगी बढ़िया। वोकैब के साथ वी गेट टू नो कि उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, और प्रीपोजिशन आएगा तो अपने एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। समझ में आ रहा है? और यही वर्ड कई बार वोकैब में भी पूछ लिए जाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अरे हाँ ना? ओके चलो थर्ड लेवल पे आते हैं। थर्ड लेवल हमारा क्या है? इन देखो मैंने बोला बेसिक लेवल, ठीक है, मॉडरेट लेवल हम इसको बोल सकते हैं, बेसिक का लेवल है, अच्छा है। अब आते हैं इन सब का बाप, बाप ही बोलता हूँ मैं इनको बच्चों, फ्रेजल वर्ब्स। क्या है वर्ड? फ्रेजल वर्ब्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ रीजनल एग्जाम में ये करना, CGL CSHL में ये करना। हाई वर्ड मत लेना अगर CGL CSHL कर रहे हो, बाकी CGL में हाई वर्ड एक आध आ जाते हैं, मेंस में तो बिल्कुल आते हैं। तीसरा आ जाता है फ्रेजल वर्ब्स। क्या है फ्रेजल वर्ब्स? फ्रेजल वर्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेजल वर्ब आप सोचोगे बहुत हाई है, अरे हाई वगैरह हो या ना हो, बहुत कैसा भी लेवल हो, है ना, उसके बारे में मत सोचो। आता आपके रीजनल एग्जाम में भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, आते आपके CGL में भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, आते आपके CSHL में भी है, बैंकिंग एग्जाम में अंदर बहुत आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। प्रीपोजिशन टॉपिक आज आपको पता चलेगा कि प्रीपोजिशन सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको विद पढ़ा दिया, विद का मतलब साथ होता है, नहीं। प्रीपोजिशन सिर्फ ये भी नहीं है कि प्रोफिशिएंट के बाद इन आता है, एक चीज़ और है। हालांकि ये अलग टॉपिक भी कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स का, नहीं, बट मैं प्रीपोजिशन में ही इसको इंक्लूड करता हूं, क्योंकि मुझे, मेरा मानना है बच्चों को सब एक ही जगह कंपाइल का मतलब इकट्ठा करके दे दो तो उनको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स को भी हम यहीं पे ही कर लेते हैं। क्या होता है फ्रेजल वर्ब? सुनना भाई, फ्रेजल वर्ब का मतलब देखो, अगर मैं आपको वैसे तो पूरा समझा दे सकता हूँ कि क्या फ्रेजल वर्ब्स हैं, कैसे होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स में भी दो टाइप के होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, और एक एडवर्ब फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। पर उन पे अभी मत जाओ आप, उनकी कभी क्लास अगर लेंगे तो पूरा डीप में समझा देंगे। पर आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या है, मैं फिलहाल बड़ा बेसिक बात आपको बता देता हूँ। किसी भी वर्ब के साथ जब हम कोई प्रेपोजिशन लगा देते हैं, और प्रेपोजिशन के साथ साथ कई बार एडवर्ब भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एडवर्ब। किसी भी वर्ब के साथ जब हम या तो कोई प्रेपोजिशन लगा देते हैं या एडवर्ब लगा देते हैं। एडवर्ब अभी आपको शायद पता नहीं होगा, या थोड़ा बहुत पता होगा, अप हो गया, डाउन हो गया, है ना, ये एडवर्ब्स भी होते हैं, आउट हो गया, ओ ठीक है। वर्ब के साथ जब हम प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगा देते हैं तो वो फिक्स फ्रेजल वर्ब बन जाता है। कैसे? जैसे कि सुनना, मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा बच्चों, ब्रेक। क्या वर्ड लिखा? ब्रेक। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सबके सब बच्चे यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक का मतलब पूरे, मैं तो कहता हूँ सबको पता होगा ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बात बड़ी क्या है, मैं अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको शायद दिख जाएगा क्या? वेट वेट वेट, कहाँ लिखूँ मैं? मैंने आज पूरा बोर्ड कवर कर दिया। ठीक है, मैं यहीं लिख देता हूँ।
एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि मलेरिया, चलो ये नहीं लिखते, मैंने लिखा द रोबर्स ब्रॉक डैश द हाउस। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया। व्हाट इज दिस सेंटेंस? द रोबर्स ब्रॉक डैश द हाउस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिखा, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इनटू द हाउस पहला ऑप्शन, इन द हाउस दूसरा ऑप्शन, ओवर द हाउस, ठीक है, चौथा ऑप्शन आउट द हाउस। या ओवर नहीं लगाते, जो होता है वो लगा लेते हैं, आउट लगा लो और डाउन लगा लो। ठीक है, ये 4 प्रीपोजिशन आ गए आपके सामने। द रोबर्स ब्रॉक डैश द हाउस। अब इसका क्या मतलब होगा? क्या है इस सेंटेंस का मतलब? सर लुटेरे घर तोड़ के घुसे, रोबर्स ब्रॉक इन द हाउस, इनटू द हाउस, क्या है इसका मतलब? चलो, अगर आपको पता होगा तो ये बहुत ईजी चीज है आपके लिए, और अगर नहीं पता होगा तो मैं 100% कहता हूं गलत ही करके आओगे और खुश होके आओगे, मन में कूदते आओगे घर तक कि मेरा 1 नंबर कंफर्म है। लेकिन प्रीपोजिशन जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल होता नहीं है। प्रीपोजिशन बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि कब आएगा इन, कब आएगा इनटू, कब आएगा आउट, कब आएगा डाउन। अब मैंने बोला था रोबर्ट्स ब्रॉक डैश द हाउस, चलो मैंने आपको बता दिया, आंसर ही बता दिया चारों में से। पहले सुनना, यहाँ पे आएगा इनटू। क्या आएगा? इनटू। द रॉबर्स ब्रॉक इनटू द हाउस। अब इसका क्या मतलब है? अगेन ये इनटू अलग है, ये इनटू अलग है। द रॉबर्स ब्रॉक इनटू द हाउस, मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि भाई इसका क्या मतलब है। बच्चे इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? फिर मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या है, 5-6 वर्ड तो टोटल है सेंटेंस में, इसका ही ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या अंग्रेजी पढ़ रहे हो तुम? वो बोलते हैं कि सर लुटेरे, मैं बोलता हूँ रोबर्ट्स का मतलब बोलते हैं लुटेरे, ब्रोक का मतलब सर तोड़ना, इनटू का मतलब सर अंदर, हाउस का मतलब सर घर। बात सही है? सॉरी। तो हाँ, क्या है? द रोबर्ट्स ब्रोक इनटू द हाउस में मैंने उस सब का मतलब पूछ लिया 5 का, और फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई मतलब बताओ, वो नहीं बता पाते। क्यों? बच्चों जब फ्रेजल वर्ब्स में हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो वो बिल्कुल अलग मतलब देती है। जैसे कि हालांकि ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, मैं उनसे पूछता हूँ भाई टूटा क्या? कोई बच्चा कहता है सर लुटेरे घर में घुस के घर को तोड़ा, लुटेरे ने गेट तोड़ के घर में घुसे, या लुटेरे ने घर में घुस के घर वालों को तोड़ा। ऐसा कोई मतलब नहीं है इसमें, यहाँ पे कुछ भी नहीं टूटा है। अब आप बोलेंगे सर ब्रेक आया हुआ है, टूटा क्यों नहीं है? बच्चों क्योंकि फ्रेजल वर्ब है, वेट करो। ब्रेक के साथ जब हम इनटू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? इनटू का, तो फ्रेजल वर्ब बनती है हमारी ब्रेक इनटू। क्या बनती है? ब्रेक इनटू। आपको ये याद करना पड़ेगा, आपको रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बोलो ब्रेक इनटू। हाँ, दोबारा बोलो ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब ही होता है बच्चों टू एंटर फोर्सफुली। क्या होता है? बोलना एक बार, टू एंटर फोर्सफुली। जबरदस्ती जब हम किसी के घर में घुसते हैं तो उसके लिए हम ब्रेक इनटू का यूज करते हैं। घर में नहीं, मतलब कहीं भी घुसते हैं, किसी प्रेमिसेस में घुस गए, ब्रेक इनटू। ब्रेक के साथ वो टेंस चेंज होता रहता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर फोर्सफुली। जैसे कि अब सेंटेंस का मतलब सबको समझ में आया था, रोबर्ट्स ब्रोक इनटू द हाउस, लुटेरे जबरदस्ती घर में घुसे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे टूटा वूटा कुछ नहीं है। पहले हम ब्रेक की फैमिली बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन सेकंड आया मलेरिया, ठीक है। एक क्वेश्चन सेकंड आया मलेरिया ब्रोक डैश इन दिल्ली, सॉरी मलेरिया ब्रोक इन दिल्ली, ठीक है। मलेरिया दिल्ली में टूट गया ना, ये भी नहीं हो सकता। फिर 4 ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा आउट। अब यानी कि ब्रेक के साथ जब आउट आ जाता है, क्या होता है? ब्रेकआउट। तुम सुनना, ऐसा बहुत वर्ड है भाई। ब्रेकआउट का मतलब होता है बच्चों टू स्प्रेड। कोई चीज जब फैल जाती है तो आप स्प्रेड ना बोल के आप बोलेंगे ब्रेकआउट। मलेरिया ब्रोक आउट इन दिल्ली, सॉरी, ठीक है। तो दिल्ली में क्या फैला? मलेरिया फैला। मलेरिया ब्रोक आउट इन दिल्ली। तो ब्रेकआउट का मतलब, अब आप खुद बताइए, पता होगा तो भर आएंगे, नहीं पता होगा तो समझ नहीं आएगा क्या टूट रहा है, मलेरिया टूट रहा है कि घर टूट रहा है कि घर वाले टूट रहे हैं। बात ठीक है बच्चों, इन्हें फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अकेले ब्रेक नहीं, ब्रेक के बाद रन की फैमिली, लुक की फैमिली, टेक की फैमिली, पुट की फैमिली, पुल की फैमिली। CGL CHSL में तो आते रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार हरियाणा क्लर्क एग्जाम के अंदर आया हुआ था फैमिली टेक की। टेक आउट कब आएगा, टेक ऑफ कब आएगा, टेक ओवर कब आएगा। मैंने
काफ़ी कराए थे बच्चों के, डिट्टो वही क्वेश्चंस बने थे फ्रेजल वर्ब्स में रीजनल एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। हरियाणा क्लर्क का जो भी एग्जाम था लास्ट ईयर जो एग्जाम था, उसमें बिल्कुल यही फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए थे। तो बिल्कुल फ्रेजल वर्ब्स ऐसा मत सोचना कि सर बैंकिंग में ही आता है। रीजनल एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा है तो पक्का समझ लेना कि ये फ्रेजल वर्ब कई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, ऐसे ही ऐसा नहीं है ब्रेक के साथ यही है। अब मैंने बोला कि बच्चों ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है। देखो इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी, स्पोकन इंग्लिश के स्किल्स भी बहुत अच्छे बढ़ेंगे। मैंने बोला ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या है। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली यार, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो आप क्या बोलोगे। मैंने बोला कि मेरी बाइक रास्ते में खराब हो गया, मेरी कार रास्ते में खराब हो गया, रोड पे खराब हो गया, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। बोला माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन ऑन द रोड। क्या बोलेंगे, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन ऑन द रोड, मेरी गाड़ी रोड पर खराब हो गई है। ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसके 2 मतलब होते हैं। फिलहाल एक मतलब होता है खराब होना, टू कोलैप्स। कोई चीज़ अगर कोलैप्स कर जाए तो वो खराब हो जाती है। और आपको कोलैप्स वर्ड ना यूज करके आपको ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब्स में बात करनी है, क्योंकि इंप्रेसिव इंग्लिश होगी इससे। मेरा मानना है, मैं जीडी बैचेज कराता हूँ, एयरफोर्स जीडी बैचेज, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ मैं इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि एसएससी सीएसएसएल में बहुत सारी इंग्लिश में जितनी भी चीज़ आती है, स्पोकन इंग्लिश हो गया, सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ। और उनमें मैं बच्चों को बताता हूँ कि बच्चों आपको अगर किसी को इम्प्रेस करना है, देखो हम सब इम्प्रेस करने के लिए आए हैं। कोई लड़कियां इम्प्रेस करता है, कोई ऑफिसर इम्प्रेस करता है, कोई किसी को इम्प्रेस करता है। आपको चाहे लड़की इम्प्रेस करनी हो या लड़की को लड़का इम्प्रेस करना हो या किसी ऑफिसर को इम्प्रेस करना हो इंटरव्यू में, किसी को भी इंप्रेशन सभी करना चाहते हैं। आप नॉर्मल इंग्लिश मत बोला करो, मैं कहता हूँ फ्रेजल वर्ब्स में बात किया करो। अभी बताऊँगा आपको कैसे। एक मैंने आपको बोला कि यार मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे, कोई बच्चा बोलता है रून हो गया है, कोई स्पॉइल बोलता है, कोई कोलैप्स बोलता है। आप सिंपल बोलना माई फोन सीम्स टू हैज़ ब्रोकन डाउन या माई फोन हैज़ ब्रोकन डाउन, ठीक है। फोन खराब हो जाता है, कूलर खराब हो गया घर में, कूलर हैज़ ब्रोकन डाउन, एसी खराब हो गया, एसी हैज़ ब्रोकन डाउन। समझ में आ रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो ना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है बच्चों खराब होना या टू कोलैप्स, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, खराब होना। बोलो यस और नो, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, क्या मैंने लिखा कि दीपिका ब्रोक डैश ऑन स्टेज, ठीक है। ऐसा कोई सेंटेंस दिख रहा है आपको, वेरी गुड। दीपिका ब्रोक डैश स्टेज। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे भी डाउन नहीं आएगा। अब इस लाइन का मतलब बता दो मुझे, ऑप्शन तो आएंगे आपके पास। दीपिका ब्रोक डाउन ऑन स्टेज, दीपिका पादुकोण ब्रोक डाउन स्टेज, इसका क्या मतलब। दीपिका स्टेज पर चढ़ी और स्टेज टूट गया ना, दीपिका की स्टेज पर खराब हो गई, दीपिका कैसे खराब होगी। बात ये है ब्रेक डाउन जब कोई लिविंग होता है, सुना होगा आपने वर्ड, फिल्मों में बहुत यूज होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ब्रेक डाउन जब कोई लिविंग होता है, खराब तो नॉन लिविंग होगा, है ना, नॉन लिविंग। लेकिन अगर कोई लिविंग ब्रेक डाउन हुआ तो इसका मतलब बच्चों वो इमोशनल होना होता है। उसका मतलब क्या होता है, इमोशनल होना। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ, इमोशनल होना। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि एक ही है, यहाँ पे एक ही ब्रेक ही वर्ड है, बहुत फ्रेजल वर्ब्स है मेरे बच्चों। मेरी बात तो सुनो, एक और बताता हूँ आपको। सेकंड मैंने एक वर्ड लिखा बच्चों, रन। रन का मतलब दौड़ना, सबको पता है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। रन का मतलब, रन के साथ 2 प्रिपोजिशंस आती हैं, एक होता है रन ओवर, एक होता है रन आउट। अब रन आउट भी सबने सुना है कि सचिन रन आउट हुआ, सहवाग रन आउट हुआ, वीरेंद्र सहवाग रन आउट हुआ, जो भी। ये रन आउट का मतलब सुनना। भाई मैंने आपसे एक बोला, देखो मैंने कहा ना इम्प्रेस करना है, तो इम्प्रेस फ्रेजल वर्ब्स में करो आप। मैं आपको कास्ट क्लासेस के अंदर बहुत जल्दी स्पोकन क्लासेस भी कराऊंगा, स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा। मैं कहता हूँ इंग्लिश आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। आपकी इंग्लिश मैं ठीक करूंगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की हो, चाहे वो कैट लेवल की हो, चाहे वो आइल्स की भी हो। आइल्स समझते हैं, आइल्स का एग्जाम जो होगा, आइल्स का एग्जाम के भी मैं आपको इंग्लिश कास्ट क्लासेस पे कराऊंगा, ठीक है। पर आपको जिसको भी करना है, एक बार बिल्कुल कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर हमें आइल्स की चाहिए, सर हमें कैट की इंग्लिश चाहिए, सर हमें सीजीएल की चाहिए, सर हमें सीएसएचएल की चाहिए, ठीक है। हाँ, इनकी तो सेम ही होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ऑल राइट, बस आपको क्या करना है, कास्ट क्लासेस के अंदर हमारा अच्छा चैनल है, सॉरी वीडियो जो है इसको शेयर करते रहो और लाइक करते रहो अगर पसंद आती है तो। फिलहाल हाँ, बात क्या है, रन आउट का मतलब हमें तो एक आध रन आउट ही पता है, सर सचिन रन आउट हुआ है। भाई बात ये है, मैंने आपसे बोला कि यार टाइम खत्म हो रहा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। कई बच्चे बोलते हैं, ऑफलाइन क्लासेस बात कर रहा हूँ, सर वी आर फिनिश, सर टाइम इज फिनिशिंग, सर टाइम इज फिनिशिंग, हरी अप, ऐसे बोल देते हैं। मतलब बोला ठीक ही बोल रहे हो, ऐसा तो सब समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं बच्चों, इंप्रेस करने के लिए इंप्रेसिव इंग्लिश की जरूरत है, और इंप्रेसिव इंग्लिश के नॉर्मल वर्ड्स नहीं, फ्रेजल वर्ब्स या हाई वोकैब्स या इंपॉर्टेंट वोकैब्स। जैसे कि आपको बोलना है कि सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है। क्या बोलेंगे, सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्लीज हरी अप। दोबारा बोलो, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम।
घर में चीनी खत्म हो गई है तो आप किस इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, वी रन आउट ऑफ शुगर इन आवर हाउस, वी रन आउट ऑफ शुगर। पेन में इंक खत्म हो गया है, आई रन आउट ऑफ इंक इन माई पेन। ठीक है, फ़ोन में स्पेस ज़्यादा हो जाता है तो ऑप्शन आने लग जाते हैं ना, जब मेमोरी फुल हो जाती है तो आता है स्टोरेज स्पेस इज रनिंग आउट। ठीक है, डिलीट सम आइटम, स्टोरेज स्पेस इज रनिंग आउट। तो बच्चों रन आउट का एक मतलब होता है खत्म होना। क्या होता है बच्चों, बोलना, खत्म होना। कोई चीज़ जब खत्म हो जाती है उसके लिए हम रन आउट, फिनिश विनिश मत यूज करो भाई, ये पुराने हो गए, आप यूज कर सकते हैं रन आउट। समझ में आ रहा है, टाइम इज रनिंग आउट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो ठीक है सर, सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सो आई नीड टू हरी अ बिट, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है तो मुझे थोड़ा जल्दबाजी करना चाहिए, ये चीज़ यूज किया करिए। बोलो क्लियर है। तो ये फ्रेजल वर्ब है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पोकन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है। रन ओवर होता है, अब रन ओवर का मतलब होता है बच्चों कुचलना। क्या होता है, कुचलना। इंग्लिश में भी लिख सकता हूं मैं, पर अभी हिंदी में लिख रहा हूं। क्रस्ट अंडर द व्हील्स या क्रस्ट अंडर द लेग्स। कोई चीज़ आप, किसी चीज़ को आप कुचल के चले गए तो आप इसको बोलोगे क्रस्ट। क्रस्ट भी सही अच्छा वर्ड है, लेकिन आप उसको बोल सकते हैं रन ओवर। अ ट्रक रैन ओवर अ डॉग यस्टरडे ऑन द रोड। ठीक है ना, अ ट्रक रैन ओवर अ डॉग यस्टरडे। क्लियर है, तो एक ट्रक ने कुत्ते को कुचल दिया। तो ये सारे वर्ड्स, अब ऐसे एक वर्ड्स नहीं है, बहुत है। रन की फैमिली है, ब्रेक की फैमिली है, टेक की फैमिली है, पुल की फैमिली है, पुट की फैमिली है। ठीक है, बहुत सारी फैमिली है जो सबको आपको मैं कराऊंगा फ्रेजल वर्ब्स के अंदर। हाँ, और जैसे कि अब आता है बच्चों, मैंने कहा ना इंग्लिश बड़े इंप्रेसिव लगती है फ्रेजल वर्ब्स में। एक मैं बोलूं कि यार आई एम सर्चिंग फॉर माई शर्ट, क्या बोला मैंने, आई एम सर्चिंग। मैं, किसी ने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप बोलेंगे आई एम सर्चिंग फॉर माई शर्ट। सर्चिंग नहीं अच्छा लगता, आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई शर्ट। लुक के बाद फॉर, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना। अब सर्च सबको पता है, आप क्यों बोले सिंपल इंग्लिश, आप बोलेंगे ना लुकिंग फॉर, लुक फॉर। ठीक है ना, लुक एट, लुक इनटू क्या होता है, लुक ओवर क्या होता है, लुक डाउन अपॉन क्या होता है। एग्जाम में आते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी आते हैं, सब में आते हैं। तो बच्चों बस बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, पर जैसे कि थोड़े 1-2 दिन बीच में गैप हुआ है उसके लिए सॉरी, बोलते हैं इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। लेकिन अब से वीडियो बिल्कुल डेली आएंगी, कंटिन्यू आएंगी। ठीक है, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन फॉर वाइल बट नाउ आई एम बैक। और बिल्कुल कास्ट क्लासेस चैनल के ऊपर इंग्लिश के लिए आपको बहुत 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 भंडार मिलेगा इंग्लिश का। हर एग्जाम के लिए इंग्लिश यहाँ पे आइए, और मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को इंग्लिश पढ़ने भी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, देखते रहिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।